स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके फॉर स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जेक बोर्ड 2021-22 में जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 11वीं का, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछने वाला है, तो उसी के ऊपर बात करेंगे। जिसमें हम लोग बात करेंगे आज सेट 2 जियोग्राफी के आंसर की और टोटल एक्सप्लेन करेंगे। एक एक प्रश्नों का सोल्यूशन बताऊँगा। और आपने हमारी 1 की वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो सेट 1 की वीडियो आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, इस चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के जियोग्राफी सेट 2 मॉडल पेपर 2021-22 का आंसर की। तो चलिए बढ़ते हैं आज की प्रश्न की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, ठीक है ना। प्राथमिक संविदा परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 कक्षा 11वीं विषय भूगोल, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। टोटल मार्क रहेंगे 40। कुल प्रश्न की संख्या 40 होगी। सभी का उत्तर देना अनिवार्य होगा आपके लिए और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर अपना उत्तर ओमार सीट के पेपर पर अंकित करना होगा। और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यानी आप अगर गलत आंसर देते हैं तो किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्क नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो बिग बैंग सिद्धांत था, ये कौन से वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादन किया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए जॉर्ज लेमेंट, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी जेम्स जीन्स, ऑप्शन डी एडविन हेबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एडविन हेबल, जिन्होंने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत से ये भी जुड़ा है इस सवाल। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? यानी बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वर्तमान से पहले लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया है, देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 10.5 अरब वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व और ऑप्शन डी 13.7 लाख वर्ष पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 13.7 अरब वर्ष। यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? यानी पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी कितनी है, आपको ये बताना, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे 14.96 लाख किलोमीटर, 15.96 लाख किलोमीटर और 14.96 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन डी 16.96 लाख किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। सो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता? यानी आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह, 2 प्रकार के आप ग्रह पढ़े होंगे। और आंतरिक ग्रह में आपका आएगा, आंतरिक ग्रह में आ जाएगा आपका, आंतरिक ग्रह में किस ग्रह को नहीं रखा जाता, यही पूछा है। तो आंतरिक ग्रह में आपका होता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल और क्या बुध। ये सब आंतरिक ग्रह के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो आंतरिक ग्रह में आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑप्शन ए में दिया शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी शनि। तो आंतरिक ग्रह के अंतर नहीं आता शनि, ठीक है ना, ये आंतरिक ग्रह का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। शनि बाह्य ग्रह है, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? यानी डायनासोर का युग किस युग को कहा गया था? ठीक है, तो डायनासोर का युग किसको कहा जाता है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए पर्मियन, ऑप्शन बी कार्बोनिफेरस, ऑप्शन सी जुरासिक और ऑप्शन डी कैम्ब्रियन। ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डायनासोर का क्या बोला गया था, युग किसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो डायनासोर का युग कहा जाता था जुरासी को। किसको? जुरासी को। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुरासी काल। जुरासी युग को बोला जाता था डायनासोर, यानी जो डायनासोर पाए जाते थे वो जुरासी में पाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुरासिक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन 6, पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? यानी जो हमारा पृथ्वी है, यहाँ जो जीवन चल रहा है वो आज से पहले, सबसे पहले कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, नहीं शुरुआत हुआ था। ठीक है ना, तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए 1 अरब 47 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व और ऑप्शन सी 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अरब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितना पहले हुआ था? 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 का, निम्नलिखित से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शित है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शित है? ठीक है ना, तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी कार्बन। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। सौर गैस विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है हमारा 8, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित से किसमें है? यानी मानव के लिए, यानी हमारे लिए वायुमंडल का कौन सा घटक सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है? ठीक है ना, तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण घटक है वो है ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन चाहिए ना गुरु जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसे वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के लिए अनुरूप होता है? ठीक है ना, नमी उसकी पूरी क्षमता के लिए, वायु में नमी की क्षमता को दर्शाता है। इनमें से कौन? चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारे। ऑप्शन ए आपका दे रखा है यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन बी निरपेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन सी विशिष्ट आर्द्रता और ऑप्शन डी संतृप्त आर्द्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सापेक्ष आर्द्रता। किसको दर्शाता है? वायु में नमी की पूरी क्षमता को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? ठीक है ना, सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती हैं? जो हमारी पृथ्वी में वनस्पतियां पाई जाती है वो 50% से ज़्यादा किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है शीतोष्ण वन, टेगा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी उष्णकटि वर्षा वन। यानी पृथ्वी में जो 25% वनस्पति पाई जाती है मात्र वो ही किस वन में पाई जाती है? उष्णकटि वर्षा वन में। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 10 क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, संकटपन पौधे और जीवों की प्रजाति तथा उसके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा किया जाता है? यानी जिन पौधे और जंतुओं का विलुप्त होने की संभावना होती है, जनसंख्या कम होती है, उनकी जाति प्रजाति संकट में होती है, तो उसका डाटा कौन रखता है? यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका डाटा कौन रखता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन में हम ढूंढते हैं, सवाल के ऑप्शन में ढूंढते हैं कि आंसर कौन वाला इसका राइट होगा। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन दिया रखा संयुक्त राष्ट्र संघ,
इससे कोई संबंध नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ। यूनेस्को, ठीक है ना, यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ संगठन, ठीक है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ संगठन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन है 11 का अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ संगठन, ठीक है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ संगठन किसका डाटा रखता है? विलुप्त पौधे और संपादन जीव जंतु का, जो एक रेड डाटा सूची में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जैव विविधता संरक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण किन में से होता है, किन का होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका होगा, चलिए ढूंढते हैं। ऑप्शन ए में लिखा जंतु, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी क ख यानी जंतु और पौधे दोनों का। तो क्या इसका राइट आंसर होता है? चलिए ढूंढते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जीव जंतु दोनों का संरक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका जंतु और पौधे, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? यानी 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वो किस देश में हुआ था इनमें से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर कौन वाला ये आपको बताना। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में रखा ब्रिटेन, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी चीन। तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14, भूगोल धरातल के विभिन्न कलात्मक रूप में समुदित तथा विभिन्नता का अध्ययन करता है, ये कथन किनके द्वारा कहा गया था? ये पूछ रहा है, ठीक है ना। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों कलात्मक रूप से संबंध तत्व में विभिन्नता का आधार अध्ययन करता है, ये किस वैज्ञानिक के द्वारा ये कथन कहा गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न के ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला देखा है यहाँ पे ऑप्शन ए रिचर्ड हडसन, अल्फ्रेड हेडनर, सी एम्बॉल्ट, डी कार्ल रिटर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेम्बोल्ट। हेम्बोल्ट ने कहा था कि भूगोल धरातल में विभिन्न प्रकार के समुद्र तत्वों का विभिन्नता अध्ययन करते हैं, ये किसने कहा था? ये जो कथन है वो कहा था हेम्बोल्ट ने। तो राइट आंसर 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा 15, निम्नलिखित में से भौतिक लक्षण कहा जाता है? निम्न में से किसे भौतिक लक्षण कहा जाता है, यानी भौतिक लक्षण, ठीक है ना। ऑप्शन ए बंदरगाह, ऑप्शन बी मैदान, ऑप्शन सी सड़क और ऑप्शन डी जल उद्यान, ठीक है ना। तो भौतिक लक्षण किसे कहा जाता है? भौतिक लक्षण आपका यानी भौतिक के लक्षण को कौन दर्शाता है, ठीक है। तो भौतिक लक्षण दर्शाता है मैदान। तो इसका राइट आंसर रहेगा मैदान, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर मैदान, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध निहारिका परिक्रमण किसके द्वारा किया गया? यानी पृथ्वी के संबंधित निहारिका परिक्रमण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम। पहला ऑप्शन है क लाप्लास, बी एडविन, सी इमैनुअल कांट, डी चैम्बरलिन, ठीक है ना, चैम्बरलिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाप्लास, ठीक है ना। लाप्लास जो थे पृथ्वी के निहारिका परिक्रमण का सिद्धांत दिया थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, खगोलिक दूरी मापने की इकाई निम्न में से किसे कौन है, सॉरी, ठीक है ना। खगोलिक दूरी किससे मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष, नेटिकल मील, ऑप्शन सी रेंगरेज, ऑप्शन डी रेक्टेल स्केल। रेक्टेल स्केल भू को मापते हैं, नेटिकल इससे कोई संबंध नहीं, रेंगरेज कोई संबंध नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से हम लोग खगोलीय दूरी मापते हैं, ठीक है ना। सेट 1 में इसी से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा गया था और इसी से रिलेटेड सेट 2 में भी पूछा गया रहा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारी सेट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जहाँ से आप जाके देख सकते हैं
और वो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके रिक्वेस्ट के अनुसार ही हम वीडियो रेगुलर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है 18, कौन भूकंपीय तरंग धरातल एवं ठोस दोनों में गमन करता है। जो भूकंपीय तरंग है वो तरल एवं ठोस दोनों में गमन करता है, ठीक है ना। तो कौन है चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए पी तरंग, ऑप्शन बी एस तरंग, ऑप्शन सी एल तरंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा एस तरंग। एस तरंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एस तरंग, जो है तरल और ठोस दोनों में गमन करती है। पी तरंग की बात करें तो ये तीनों में गमन करती है, एल तरंग भी तीनों में गमन करती है, लेकिन पी तरंग की तुलना में पी तरंग की तुलना में एल तरंग जो होता है आपका तीनों में अधिक तीव्रता से गमन करता है, ठीक है ना। जबकि पी एल की तुलना में थोड़ा सा कम तीव्रता से गमन करता है तीनों माध्यम में, ठोस, लिक्विड और गैस, ठीक है। लेकिन जो एस तरंग है वो दोनों में ही गमन करता है। तो आपको पूछा गया था कि तरल और ठोस, तो तरल और ठोस में जो गमन करता है वो है एस तरंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस तरंग, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। अगला प्रश्न जो हम बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 19, निम्नलिखित में से कौन जैविक ग्रह का उदाहरण है। इनमें से कौन एक है जो जैविक ग्रह का उदाहरण है, ठीक है ना। जैविक ग्रह आपको पता ही है, जो बाहरी ग्रह होता है और आंतरिक ग्रह जो होता है उसको पृथ्वी ग्रह कहा जाता है। चलिए देखते हैं इनसे राइट आंसर कौन होगा। ऑप्शन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। ऑप्शन ए में दे रखा है बुध, और ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति, ठीक है ना। तो जो बृहस्पति है आपका वो जीवन ग्रह का उदाहरण है, जीवन ग्रह का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो ऑप्शन डी बृहस्पति जीवन ग्रह का उदाहरण है, ठीक है। नहीं, बृहस्पति जो है जीवन ग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20, निम्नलिखित से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है। यानी इनमें से कौन एक ऐसा उदाहरण है जो पार्थिव ग्रह के अंदर आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन की ओर। बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, शुक्र, ठीक है। बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और शुक्र, इन चारों में से पार्थिव ग्रह का एक उदाहरण है वो है शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र पार्थिव ग्रह का उदाहरण है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई। यानी जो हमारा पृथ्वी है उसका उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा 3.6 अरब वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 4.6 अरब वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 5.6 अरब वर्ष पूर्व और ऑप्शन डी 6.6 अरब वर्ष पहले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4.6 अरब वर्ष पूर्व। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। यानी जो हमारा पृथ्वी है उसकी त्रिज्या कितनी है। भाई ये तो गोल है तो इसकी तो कुछ त्रिज्या होनी चाहिए ना। तो त्रिज्या कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपके घर में बॉल क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो उसमें भी एक बॉल में भी त्रिज्या होती है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ त्रिज्या। तो हमारा जो पृथ्वी है वो गोल आकार का है, नारंगी के आकार का। ये आप पिछले सेट में पढ़े थे। अब उसी से संबंधित सवाल पूछ दिया कि इसकी जो त्रिज्या कितनी है ये बताइए। तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 6370 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7370 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8370 किलोमीटर, ऑप्शन डी 9370 किलोमीटर। जो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो होती है आपकी 6370 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी, तो 6370 किलोमीटर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। यानी जो भूकंप है उसकी तीव्रता किस स्केल में मापते हैं। बैरोमीटर ये नहीं हो सकता,
पायरोमीटर ये भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं आपका डी में दिया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रिएक्टर स्केल। आप जानते ही होंगे 10-9 से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले सेट में भी आपको इसके बारे में सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, तो भूकंप की तीव्रता किस में मापते हैं? रिएक्टर स्केल में, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का अगला प्रश्न है हमारा 24। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान के एक उदाहरण है? जो ग्रेनाइट है किस प्रकार का चट्टान से बनता है? आपको ये पूछा जा रहा है, उसका उदाहरण बताओ। ये किस प्रकार के चट्टान से बना हुआ है? जो ग्रेनाइट है वो किस प्रकार के चट्टान से बना हुआ है, आपसे ही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन देखते हैं और सही उत्तर को निकालते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए में दे रखा आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी, और ऑप्शन सी काइंदरिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो ग्रेनाइट है इन तीनों में से कौन से चट्टान का एक उदाहरण है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो ग्रेनाइट है वो आग्नेय चट्टान से बना है। ग्रेनाइट किससे बनता है? आग्नेय चट्टान। और आग्नेय जो होता है वो मेघमा के ठंडे होने से बनता है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, कि आगे इससे संबंधित आपका सवाल आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 24 का। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 25। संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या फिर किसके द्वारा दिया गया? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, जो संवहन तरंग था ये किस वैज्ञानिक के द्वारा ये सिद्धांत लागू किया गया था या फिर दिया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन ए मॉर्गन, ऑप्शन बी ऑर्थर होम्स, ऑप्शन सी हैरिस हेस, ऑप्शन डी अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है ना, तो संवेग तरंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले थे वो वैज्ञानिक थे आपका ऑर्थहेम्स। कौन रहे? ऑर्थहेम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑर्थहेम्स, जिन्होंने संवेग प्रतिपादन किया था, संवेग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ये प्रतिपादन का सिद्धांत आपका लागू किया था सबसे पहले 1928 को। कब? 1928 को। ठीक है, किनके द्वारा? ऑर्थहेम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी ऑर्थहेम्स। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम 26। सागरीय स्थल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? ठीक है, तो सागरीय स्थल विस्तार का सिद्धांत था वो इनमें से किनके द्वारा दिया गया था? ठीक है, यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए पे दे रखा है पे मॉर्गन, ऑप्शन बी ऑर्थहेम्स, और ऑप्शन सी हैरिस हेस, और ऑप्शन डी अल्फ्रेड वेगनर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा सागरीय स्थल विस्तार का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन डी अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मैग्मा के ठंडे होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? 27 में आपका दे रखा सवाल, मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार चट्टान बनता है? कुछ समय पहले आपको हम जस्ट बताए थे कि मैग्मा के ठंडे होने से आग्नेय बनता है। क्या बनता है रे? आग्नेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर 26 का आग्नेय बनता है मैग्मा के ठंडे होने के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर 26। अगला प्रश्न है हमारा 28। संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? आपको पता है संगमरमर ताजमहल से बना हुआ, ठीक है ना, और ये किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? ये संगमरमर है, किस प्रकार के चट्टान से बनता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, आग्नेय चट्टान, अवसादी, काइंथरिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा संगमरमर जो बनता है वो काइंथरिक चट्टान से बनता है। इन संगमरमर किससे बनता है? काइंथरिक चट्टान। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 28 का। अगला हमारा प्रश्न है प्रादेशिक उपगम का परिवर्तन किस भूगोलवता द्वारा किया गया था? ठीक है, इन कौन से भौगोलिक थे जिनके द्वारा प्रादेशिक उपगम का परिवर्तन किया गया था? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। कर्ड रेडर, एम्बॉल्ड, ऑप्शन सी कांड, और ऑप्शन डी हिटनर। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट के द्वारा प्रादेशिक उपगम का
प्रतिपादन किया गया था या फिर परिवर्तन किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हमबोल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 का हमारा, ठीक है, 30 में दिया रखा क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। जो क्रमबद्ध भूगोल है वो किसके द्वारा परिवर्तित किया गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए एम्बोल्ट, एट नारेटर और ऑप्शन डी हार्टशॉर्न। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हार्टशॉर्न के द्वारा ही क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 31, भूगोल के किस उपगम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं। यानी भूगोल का कौन सा ऐसा विधि है जिसको प्रकरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। यही आपसे सवाल हो जा रहा। तो ऑप्शन ए दे रखा क्रमबद्ध उपगम, ऑप्शन बी प्रादेशिक उपगम और ऑप्शन सी भौतिक भूगोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रमबद्ध भूगोल। यानी 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये उपगम विधि के प्रक्रम विधि भी कहते हैं इसी को। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला हमारा प्रश्न है 32, समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्रथम नाविक कौन थे। यानी समुद्र के मार्ग से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला या फिर यात्रा करने वाला एक नाविक था, वो कौन थे इनमें से। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन की ओर। हमारा ऑप्शन ए दे रखा कोलम्बस, मैगेलन, जेम्स कुक, चार्ल्स डार्विन। ठीक है ना, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 32 का वो हो जाएगा मैगेलन ने सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा की थी। वो भी एक नाविक थे। ठीक है ना, समुद्री मार्ग के माध्यम से। और ये सबसे पहले कब किया गया था ये भी आपको हम बता देते हैं थोड़ी सी जानकारी के लिए। ठीक है ना, तो ये 27 अप्रैल, ठीक है, 1521 को सबसे पहले ये पृथ्वी की परिक्रमा किए थे समुद्री मार्ग के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 33, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जो पृथ्वी की संरचना सबसे नीचे वाला हिस्सा को बोला जाता है क्रोड, सबसे ऊपर वाला को बोलते हैं भूपट्टी और मध्य वाला को बोला जाता है मेंटल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेंटल। ठीक है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत को कहा जाता है मेंटल। तो 33 का हो जाएगा मेंटल। ठीक है, अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भूसंचल किसने उत्पन्न होता है। भूसंचलन किससे उत्पन्न होता है। भूसंचलन किससे उत्पन्न होता है, भूमि का चलना किससे उत्पन्न होता है। इनमें से पवन से नहीं हो सकता, समुद्री तरंग से नहीं हो सकता, पृथ्वी की बाह्य शक्ति से, बाह्य बल से किसी भी प्रकार का गतिविधि नहीं हो सकता हमारा पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से भूचलन जैसी घटना उत्पन्न होती है। ठीक है ना, 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 35, ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं। ये जो ज्वालामुखी और भूकंप जैसी जो घटना होती है ये किस प्रकार की क्रियाएं हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए धीमी, ऑप्शन बी आस्मिक, ऑप्शन सी मौसमी और ऑप्शन डी वायुदाब के उत्पन्न होना। वायुदाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्वालामुखी नहीं हो सकती। धीमी इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, मौसम इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आस्मिक, यानी जानलेवा, बहुत ही क्षति होते हैं। तो राइट आंसर 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी आस्मिक। अगला प्रश्न हमारा 36, वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। यानी जो हमारा वायु है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा कौन सी गैस की पाई जाती है। गैस बोल रहा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, गैस तत्व नहीं बोल रहा। ठीक है, तो आपका चलिए ऑप्शन देखते हैं। पिछले क्लास वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात किया था। सेट 1 में भी 1-2 सवाल हैं जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ए में दे रखा नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 का, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है। जितना भी मौसम से रिलेटेड घटना है
वो वायुमंडल किस परत में होता है, ये पिछले सेट में भी शायद ये सवाल पूछा गया था इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन ए समताप मंडल, बी आयन मंडल और ऑप्शन सी क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो क्षोभ मंडल के ही अंतर्गत मौसमी घटनाओं का होता है। ठीक है ना, क्षोभ मंडल में ही सभी प्रकार की मौसमी घटना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में ही सभी प्रकार की मौसमी घटना क्या होती है, घटित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 38 निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, यानी वर्षा के अंदर किसको शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख रखा है संघन, बी ओला और सी तुषारपात और 3 वर्षा। ठीक है ना, तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तुषारपात को हम लोग वर्षण के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 38 का। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 39 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये जीके से रिलेटेड सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है ना, ये आपको याद आना होनी चाहिए आपकी जुआ में। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाई जाती है। ठीक है, और ये सबसे पहले 1974 को मनाया गया था, 5 जून 1974। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। तो राइट आंसर होगा 39 का 5 जून। और 1975 को पहली बार ये मनाया गया था। ठीक है ना, अगला प्रश्न है हमारा और अंतिम प्रश्न है इस सेट 2 का। निम्नलिखित में कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है, यानी जीवमंडल को कौन प्रदूषित कर रहा है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पेड़ पौधे, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, जलवायु। पेड़ पौधे से कोई किसी प्रकार का जीवमंडल प्रदूषण नहीं हो सकता, कृषि के विकास से भी नहीं हो सकता, जलवायु परिवर्तन से भी नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक विकास, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का। औद्योगिक विकास यानी जितने भी फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, औद्योगिक विकास हो रहा है, धुएं उतने उत्पन्न हो रहे हैं जिससे जीवमंडल क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 40 का। ठीक है।